वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी जीके ज्योग्राफ़ी की सीरीज़ चल रही है और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एशिया, यूरोप और अफ्रीका, क्योंकि वो तीनों की तीनों एक साइड पे इकट्ठे पड़े हुए थे ना, जिस तरह यहाँ पर एशिया था, यहाँ आपका यूरोप था और यहाँ आपका अफ्रीका था। ठीक है, तो ये तीनों हमने कॉन्टिनेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट आपको करा दिए हैं। सबसे पहले मैं जब भी कोई आपको कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा हूँ तो मैं पहले उसका आपको पॉलिटिकल मैप पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटिकल मैप से मुराद ये होता है कि कौन सा कंट्री किस जगह पर मौजूद है, टोटल कंट्रीज़ कितने हैं, एट्सेट्रा। इससे आपको ये पता चल जाता है कि जब कंट्री की लोकेशन का पता चल जाए ना, तो आगे चीज़ें फिर आसान लगने लगती हैं कि कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, कौन से दरिया कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। आज हमने बेसिकली जो है अमेरिका के मुतालिक पढ़ना है। और आपको मैं ये बता दूं कि जब अमेरिका के मुतालिक हम पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि अमेरिका दो हिस्सों में बटा हुआ है। जब हम अपनी ज़मीन की बात करते हैं तो हमारे ये जो हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, इसी वजह से ये जो नीचे वाला अमेरिका है इसको साउथ अमेरिका कहा जाता है और ये जो ऊपर वाला अमेरिका है इसको नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली साउथ अमेरिका को नहीं पढ़ना, बल्कि हमने किसको पढ़ना है, नॉर्थ अमेरिका को पढ़ना है। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर कुल कंट्रीज़ की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं ममालिक को देखना है जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और जो बाकी ममालिक की तरफ से भी कबूल शुदा हैं, यूएनओ की तरफ से भी, मतलब वो मंजूर शुदा हैं, यूएनओ भी उनको कंट्री मानता है। इसके अंदर बहुत सारे यूँ तो खैर स्टेट्स हैं जो अपने आप को कंट्री गर्दानती हैं और अपने आप को कंट्री डिक्लेयर करती हैं, लेकिन वो बहरहाल इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं हैं, वो किसी न किसी मुल्क के कब्ज़े में हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर नॉर्थ अमेरिका चूँकि हम पढ़ रहे हैं, आज हमने कौन सा पढ़ना है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर टोटल 23 कंट्रीज़ हैं। कितने कंट्रीज़ हैं जी? टोटल 23 कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पर जो है ना एक इम्पोर्टेंट पार्ट अब ये है कि हमने ये देखना है कि इसके मेजर कंट्रीज़ कौन से हैं और इसका सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है और सबसे छोटा मुल्क कौन सा है। सबसे छोटा मुल्क मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। तो आप देखें यार, ये पूरा का पूरा नक्शा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नॉर्थ अमेरिका का नक्शा है। तो आपको इसके अंदर क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये कितना बड़ा यहाँ पर ये कितना बड़ा देखें कनाडा है। इसका मतलब है कि नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो कौन सा है, कनाडा है। सबसे बड़ा कंट्री है वो कौन सा है, कनाडा है। और देखें, पहले नंबर पर आपके पास जो इसका बड़ा कंट्री है वो कनाडा हो गया। दूसरे नंबर पर ये देखें, ये पीले रंग में आपको यूनाइटेड स्टेट्स नज़र आ रहा है, ये हो जाता है पीले कलर में। अब ये ऊपर भी आपको थोड़ा सा पीला कलर नज़र आ रहा होगा और यहाँ लिखा हुआ है अलास्का। अलास्का भी यूएसए के अंडर कंट्रोल्ड एक जो है ना, अलास्का इसके अंडर है। ठीक है, यूएसए के। अब आप मुझे ये बताएंगे कि अलास्का जो है यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है एरिया के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से। तो मेरा आपसे ये बल्कि क्वेश्चन है कि अमेरिका की कौन सी स्टेट एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी है और कौन सी स्टेट रकबे के लिहाज से, अपना पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी है। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कौन सी स्टेट ने अमेरिका को ज्वाइन किया था, क्योंकि ये पीपीएससी के पेपर्स में तीनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है तो दो कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी लार्जेस्ट, और तीसरा लार्जेस्ट कंट्री ये पड़ा हुआ है मैक्सिको। तो ये तीन तो यार आपने रट्टे मार लेने के, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और मैक्सिको है। ये तो बड़े आसान से हैं और ये आपको वैसे ही याद हो जाने चाहिए। ओके जी, कौन से हो गए तीन? सबसे पहले नंबर पर कनाडा हो गया, दूसरे नंबर पर बड़ा मुल्क यूएसए हो गया नॉर्थ अमेरिका में, और तीसरा कौन सा हो गया आपका, मैक्सिको हो गया। तो ये नॉर्थ अमेरिका के तीन बड़े ममालिक हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कनाडा और अमेरिका के दरमियान में ये जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर और यहाँ से ये वाला, क्योंकि ऊपर वाला भी वो अमेरिका का हिस्सा है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर माना जाता है जो यूएसए और कनाडा के दरमियान है। ये भी पीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंड बॉर्डर है वो किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है। तो आप देख सकते हैं कि कनाडा के दरमियान और यूएसए के दरमियान बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर मौजूद है। तो ये तीन कंट्रीज़ हो गई जी। उसके बाद अब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ना, मैक्सिको से नीचे ये वाला जो हिस्सा है, इसको कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका। क्या कहा जाता है इसको? सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। और इसके अंदर कुल 7 कंट्रीज़ हैं। अच्छा, टोटल नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं और इस 23 में से सेंट्रल अमेरिका के अंदर कितने कंट्रीज़ हैं? फिर 7 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर ये जो सेंट्रल अमेरिका, मैं अभी इसके टुकड़े कर रहा हूँ। ऊपर मैंने 3 ममालिक आपको बता दिए मेजर,
फिर दूसरा हिस्सा मैंने आपको कौन सा बता दिया, अब सेंट्रल अमेरिका। मैं इसके आगे अलहदा से मैप इसका दिखा देता हूँ, टेंशन ना लें, टुकड़े कर करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये वाला जो रकबा पड़ा हुआ है ना, ये वाला यहाँ पर दो हिस्से मौजूद हैं, एक ये बाएं तरफ वाला हिस्सा और एक ये दाएं तरफ वाला हिस्सा। इस बाएं तरफ वाले हिस्से में कुछ ममालिक हैं बड़े बड़े, उनको कहा जाता है ग्रेटर एंटाइल्स। क्या कहा जाता है? ग्रेटर एंटाइल्स। और यहाँ दाएं तरफ भी छोटे छोटे से ममालिक हैं, उनको कहा जाता है स्मॉलर एंटाइल्स। अब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेटर एंटाइल्स और स्मॉलर एंटाइल्स जो कंट्रीज़ हैं ये किस कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो आज मैं कौन सा कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा हूँ आपको? नॉर्थ अमेरिका पढ़ा रहा हूँ। तो अभी हम ये यार गला आज फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मैं अभी आपको ये सारे के सारे एक एक करके टुकड़े टुकड़े करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बाकी अभी ये जो है ना, ये हुडसन बे, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको वगैरह ये आपको बाद में पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको इसके अभी कल मैंने आपको जब इसका पढ़ाना है ना नेक्स्ट लेक्चर में, रिवर्स, माउंटेन्स एट्सेट्रा, उसके अंदर ये बता दूंगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका के दाएं तरफ अगर आप देखें तो आपको अटलांटिक ओशन नज़र आ रहा होगा और बाएं तरफ आपको पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि जो अमेरिका है वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। वैसे भी आपको पता है कि अमेरिका एक लानती किस्म का मुल्क है, लानती मुल्क है ना अमेरिका। और इसने फांसी दे दी थी सदर सद्दाम को, हैं, सदर सद्दाम को इन्होंने फांसी दी थी ना। तो भाई लानती हैं बड़े ये, क्योंकि इन्होंने सदर सद्दाम को फांसी दी थी। फांसी से हो गया पैसिफिक ओशन और आपके पास लानती से हो गया अटलांटिक ओशन। इसका मतलब है नॉर्थ अमेरिका अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान में घिरा हुआ है। उसके बाद ये ऊपर आपको यहाँ पर ग्रीनलैंड नज़र आ रहा होगा। ये भी जियोग्राफिकली देखें ना, जियोग्राफिकली तो नॉर्थ अमेरिका के साथ ही है बिल्कुल। जियोग्राफिकली जो ग्रीनलैंड है नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लेकिन पॉलिटिकली इसको कौन सा मुल्क कंट्रोल करता है? आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड को कौन कंट्रोल करता है जी? डेनमार्क कंट्रोल करता है। ग्रीनलैंड को कौन कंट्रोल करता है? डेनमार्क, ठीक है ना। दिन उनके अच्छे हैं भाई, ग्रीन सा जो लैंड है ना, डेनमार्क के दिन। तो भाई डेनमार्क के दिन बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके पास जो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड उनके पास है। तो भाई कौन सा मुल्क है जिसके पास ग्रीनलैंड है, जिनके दिन बहुत अच्छे हैं, यानी कि डेनमार्क। जबकि ये जो ग्रीनलैंड है ये आता किस कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका में आता है। उसके बाद ये जनाब अटलांटिक ओशन के अंदर ही कुछ सीज़ मौजूद हैं। एक ये लेब्राडोर सी है, पूछा जा सकता है कि लेब्राडोर सी किस ओशन का हिस्सा है? अटलांटिक ओशन का। और यहाँ पड़ा हुआ है कैरिबियन सी, ये भी किसका हिस्सा है? अटलांटिक ओशन का। और कैरिबियन सी जब आगे जाकर मैक्सिको और अमेरिका से यहाँ पर इधर जाकर ज़मीन से मिलता है तो ये बन जाता है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। क्योंकि आपको पता है कि ओशन जो है एक बड़ी टर्म को कहा जाता है और उसके अंदर जो छोटे छोटे से हिस्से होते हैं वो सी कहलाते हैं फिर वही सी अंदर जाकर जब ज़मीनी टुकड़े से मिलता है तो उसे गल्फ़ कहा जाता है। और दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ़ यही है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। पेपर में पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ़ कौन सी है? गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, जो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क अमेरिका के करीब करीब है। मैक्सिको और अमेरिका के करीब करीब है, ठीक है। और देखिए यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी मौजूद है। कौन सा? ग्रीनलैंड आइलैंड। अब आप देख लें, हम अमेरिका जब पढ़ रहे हैं ना नॉर्थ अमेरिका, तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी उसी में आ गया। भाई बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क, तो आइलैंड भी सबसे बड़ा वहीं पर है। और जनाब गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, सबसे बड़ी गल्फ़ भी वहीं पर है। ये बे ऑफ हुडसन जो है ना, ये कहाँ पर है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये कई बार पीपीएससी के पेपर्स में पूछा जा चुका है। अब आपको नज़र तो आ रहा है मुल्क जो लिखा हुआ है, तो बे ऑफ हुडसन कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या डिस्कशन फोरम पर बताएंगे। और अमेरिका किन दो समंदरों के दरमियान घिरा हुआ है, किन दो ओशंस के दरमियान है? लानती है अमेरिका और फांसी दी थी इन्होंने सदर सद्दाम को। अब मैं आपको टुकड़े बता देता हूँ। ये तीन ममालिक तो याद हो गए ना यार, कनाडा, यूएस और मैक्सिको तो याद हो गए हैं ना। अच्छा, ऊपर यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, ऊपर की तरफ। ऊपर कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। वो तो तुम्हें पता ही है यार, पहला जो मैंने नक्शा पढ़ाया था सबसे ऊपर कौन सा था? आर्कटिक ओशन ही था। ओके है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको ना इसके जो टुकड़े मैंने करके बना रखे, तीन तो आपको याद हो गए, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। उसके बाद ये जो सेंट्रल अमेरिका ये पढ़ाता हूँ, और ये ग्रेटर एंटाइल्स और
स्मॉलर एंटाइल, लेसर एंटाइल्स भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल अमेरिका आ गया जी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था वो आखिरी कंट्री कौन सा था, मैक्सिको। मैक्सिको के ऊपर यूएसए था और उसके ऊपर कनाडा था। अब मैक्सिको के नीचे कौन कौन से ममालिक हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है सेंट्रल अमेरिका है ये सारा का सारा, ये तो साउथ अमेरिका है ना, यहाँ पर कौन सा, ये साउथ अमेरिका, और ये सारा का सारा ये मैक्सिको से नीचे नीचे ये सारा का सारा क्या कहलाता है, सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। और ये सेंट्रल अमेरिका बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। इसे सेंट्रल अमेरिका क्यों कह देते हैं, क्योंकि ऊपर ये पड़ा हुआ है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका और ये नीचे पड़ा हुआ है तुम्हारा साउथ अमेरिका। तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, तो बीच वाले को क्या कहेंगे, बीच वाले को सेंट्रल अमेरिका कहेंगे। लेकिन पेपर में अगर कभी पूछ लिया जाए कि सेंट्रल अमेरिका किसका हिस्सा है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा है। ये ना सोचिएगा कि ये कोई अलहदा से जनाब कॉन्टिनेंट है, अलहदा से कॉन्टिनेंट नहीं है। अब इसके अंदर जो ममालिक हैं वो पहले एक एक करके देख लो, नाम देख लो। नंबर 1 बेलीज़ है, नंबर 2 तुम्हारे पास ये जो है ग्वाटेमाला है, होंडुरस है, और जनाब एल सल्वाडोर है, और जनाब तुम्हारे पास निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ममालिक हो गए कुल मिलाकर। अब जनाब ये सेंट्रल अमेरिका में से बहुत बार, ये कई बार पूछा गया है कि जो होंडुरस है, ये होंडुरस के बारे में कई बार पूछा जा चुका है पहले पेपर्स में कि ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो सेंट्रल अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में आता है। पनामा के मुतालिक कई बार पूछा जा चुका है कि किस कॉन्टिनेंट में आता है। सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों ऑप्शन हो तो सेंट्रल अमेरिका को टिक करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। लेकिन अगर वो नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका देकर वो कह देता है बोथ एंड भी, तो दोनों को टिक कर दोगे, ठीक है। और अगर सेंट्रल अमेरिका का ऑप्शन ही नहीं दिया तो नॉर्थ अमेरिका भी टिक किया जा सकता है, ठीक है। और कई बार एक और सवाल भी आता है कि जो पनामा मुल्क है ये किन 2 कॉन्टिनेंट्स को मिलाता है, तो किन को मिलाता है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। उसके अलावा इसी पनामा मुल्क में एक पनामा कैनाल भी मौजूद है। इसी पनामा के अंदर एक क्या है, पनामा कैनाल। कई बार पीपीएससी के पेपर्स में पूछा जा चुका है कि पनामा कैनाल कहाँ पर है, तो यार पनामा कैनाल पनामा मुल्क के अंदर ही है, और इस पनामा का कैपिटल भी पनामा सिटी है। अब ये पनामा कैनाल किन 2 ममालिक को मिलाएगी, किन 2 कॉन्टिनेंट्स को मिलाएगी, ममालिक कह गया तो ऑफ कोर्स वही साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। और जनाब किन 2 सीज़ को मिलाएगी, किन 2 ओशंस को मिलाएगी, सॉरी, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन पड़ा हुआ है, और इधर ये जो तुम्हारे पास है ये कौन सा है, अटलांटिक ओशन। और दाएं बाएं वाले 2 ओशन याद कर लो यार, अटलांटिक ओशन और इधर पैसिफिक ओशन। तो अगर आपको ये पता होगा ना कि जो पनामा है ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है, तो अमेरिका में इधर लांती ओशन पड़ा हुआ है, इधर जो है फांसी वाला ओशन पड़ा हुआ है, तो इन्हीं 2 को मिलाता है, लांती ओशन को और फांसी ओशन को, जो पनामा कैनाल है, ठीक है। अब मैं आपको ममालिक भी, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद इस अटलांटिक ओशन का ही हिस्सा है ये कैरिबियन सी, ये भी याद रखना है। यहाँ पर ये जमैका और क्यूबा भी पड़े हुए हैं, ये बाद में वो लेसर और ग्रेटर एंटाइल्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको ये सारे कंट्रीज़ याद करवा देता हूँ, देखना कैसे याद होते हैं। अभी टेंशन ना लो कि सर ये कैसे याद होंगे, ये तो भूल जाएंगे। मैं क्यों भूल जाएंगे भाई, मैं किस लिए हूँ। देखो भाई, सबसे पहले ये देख लो कि नवाज शरीफ के ऊपर पनामा का केस चला था ना, पता है उसके ऊपर पनामा का केस चला क्यों था, शुरू हो जाओ भाई। नवाज शरीफ ने बड़ी एक कॉस्टली बड़ी महंगी सी एक जनाब नाकारा सी उसने होंडा मोटरसाइकिल ख़रीदी थी, कहाँ से, अपने घर के डोर से। और जनाब उसी की वजह से, ठीक है, उसी की वजह से उसको क्या हुआ जनाब, ये हम कह देते हैं, क्या कह दें, उसको जो है बलि का बकरा बनना पड़ा। फिर नवाज शरीफ को क्या बनना पड़ा, बलि का बकरा बनना पड़ा। और जनाब ग्वाटेमाला, उसका सारा का सारा माल भी फिर जो है नैब ने जब्त करने की कोशिश की, ग्वाटेमाला, क्योंकि घोटाले से उसने माल बनाया था ना, तो ग्वाटेमाला उसका सारा जब्त करने की कोशिश की। दोबारा सुन लो, पनामा का स्कैंडल बना था पनामा का नवाज शरीफ के ऊपर, क्योंकि उसने बड़ी कॉस्टली सी मोटरसाइकिल, एक नेकागोरा कॉस्टली महंगी ख़रीद ली ना उसने, एक नाकारा सी एक होंडुरस यानी होंडा मोटरसाइकिल ख़रीदी उसने एल सल्वाडोर अपने घर के डोर से। और जनाब घोटाला किया था उसने माल में, इसलिए उसको बलि
का बकरा बनाया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ये सिर्फ मैं निशानियां लगा के याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीरियस ना लेना। ये ना सोचना कि मैं नवाज़ शरीफ का कोई हामी या हिमायती हूँ। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को। मेरे लिए सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो कुल 7 ममालिक हो गए, याद हो जाएगा। पनामा का केस चला था नवाज़ शरीफ के ऊपर, क्योंकि उसने एक कॉस्टली सी मोटरसाइकिल ख़रीदी थी कोस्टा रिका से, और जनाब वो नाकारा सी मोटरसाइकिल थी, मतलब निकारागुआ। और वो मोटरसाइकिल कौन सी थी? होंडा कंपनी की थी। ऊपर आ गया होंडा। और वो उसने मोटरसाइकिल ख़रीदी कहाँ से थी? अपने डोर से, यानी सेल्वाडोर। और जनाब वो मोटरसाइकिल में उसने ख़रीदने के लिए घोटाला किया था माल में, ग्वाटेमाला। और जनाब उसे बलि पर चढ़ा दिया गया, यानी बेलीज़। बलि पर चढ़ा दिया, समझ लो फांसी पर चढ़ा दिया, ठीक है। तो ये 7 ममालिक हो गए आपके पास सेंट्रल अमेरिका में। मैं MCQs में पूछूंगा कि होंडुरस कहाँ पर है, सेंट्रल अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेंट्रल अमेरिका में। सारी जो सेंट्रल अमेरिका की कहानी है ना, वो नवाज़ शरीफ की कहानी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का भी सेंट्रल नवाज़ शरीफ ही रहा है ज़्यादा, है कि नहीं ऐसा? तो सेंट्रल अमेरिका याद हो गया यार, याद हो तो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्रेटर एंटाइल्स। ये ग्रेटर एंटाइल्स कहाँ हैं? ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर, ये यहाँ पर ग्रेटर एंटाइल्स हैं और यहाँ पर लेसर एंटाइल्स हैं, ठीक है। तो जनाब ग्रेटर एंटाइल्स देख लेते हैं। ग्रेटर एंटाइल्स के अंदर मैं सिर्फ वही ममालिक आपको बताऊँगा जो क्या हैं, आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। और ग्रेटर एंटाइल्स में तकरीबन 5-6 ममालिक आ जाते हैं। और ऑफ कोर्स ये किस सी के अंदर मौजूद है? अभी मैंने बताया था, यहाँ पर ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। और यहाँ पर सी कौन सा है? कैरिबियन सी है। कौन सा सी है यार यहाँ पर? कैरिबियन सी। कौन सा सी है? कैरिबियन सी। चलो जी, ये सी और ओशन तो आपको याद हो गए होंगे यार। अगर अब भी याद नहीं होने तो फिर कुछ शर्म करो, सारे के सारे हैं याद हो जाने चाहिए यार। चलो, ग्रेटर एंटाइल्स में जो ममालिक हैं वो आपको बता देते हैं। नंबर 1 क्यूबा है, नंबर 2 बाहामास है आपके पास, बाहामास। उसके बाद जमैका है, हैटी है और डोमिनियन रिपब्लिक है। उसके बाद पोर्टो रिको है। तो यही है जनाब, 1 2 3 4 5 6 ही ममालिक हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है लेसर एंटाइल्स के ममालिक हैं, ये भी आपको बाद में बताता हूँ। तो ग्रेटर एंटाइल्स में टोटल ममालिक कितने हैं? 6 ममालिक हैं। नंबर ऊपर 1 जो है बाहामास है, यहाँ पर क्यूबा है, ये डोमिनियन रिपब्लिक है, और ये हैटी है, ये जमैका है, और यहाँ पर ये पोर्टो रिको। कम से कम आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि सारे के सारे नॉर्थ अमेरिका में ग्रेटर एंटाइल्स और लेस। ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेटर एंटाइल्स और लेस, क्योंकि ये मेजर क्वेश्चंस हैं। ग्रेटर एंटाइल्स किस कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका में। लेसर एंटाइल्स किस कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका में। फिर ग्रेटर एंटाइल्स के अंदर जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं यार? कम से कम ये तो याद कर लो। ग्रेटर, अब देखो यार, आपने कभी ये देखा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई कुब्बा आदमी आया हो जिसने बड़ा ग्रेट सा काम किया हो? अच्छा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये मैं ट्रिक के लिए नहीं बता रहा। हमारे पड़ोस में एक कुब्बा आदमी है और उसने बाकी बड़े बड़े ग्रेट काम किए हैं, बड़ा वो अजीम आदमी है। तो आपके अगर आसपास कोई कुब्बा सा आदमी है जिसने बड़े बड़े ग्रेट काम किए, तो ऑफकोर्स वो ग्रेटर एंटाइल्स के अंदर ही आएगा। क्योंकि जो कुब्बा है ना हमारे पास, उसने एक छोटी सी हट्टी बनाकर ना अपनी सारी बेटियों की शादी की है। छोटी सी हट्टी से उसने अपने सारी बेटियों की शादी कर दी। तो क्या तुम्हारे ख्याल में वो जो कुब्बा आदमी है जिसने छोटी सी हट्टी से अपने सारे बच्चियों की शादी कर दी, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई आम आदमी है? ठीक है। और उसने जो सारी बच्चियों की अपनी शादी की है ना, वो ये भी नहीं है कि कोई ऐसी आम ताम तरीके से की है, बड़े जम कर की है वो शादी, जम कर पैसा खर्च किया था उसने। तो जमैका में उसने शादी की, यानी जम कर शादी करवाई थी उनकी अपनी बेटियों की, ठीक है। और उसके बाद जनाब यहाँ पर ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है बाहामास। ऊपर क्या पड़ा हुआ है? बाहामास। तो इसको वैसे ही कर लो कि बाहामास ऊपर पड़ा हुआ है। बाहामास कहाँ पड़ा हुआ है? ऊपर। तो बाहामास भला मानस, जैसे भला मानस होता है ना, भला मानस, बाहामास, भला मानस, अगर लगा सकते हो तो। वैसे ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पर ट्रिक लगाना। और यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि आपका डोमिनिकन रिपब्लिक। और यहाँ राइट साइड पर क्या है? पोर्टो रिको, ठीक है। तो कम से कम ये 3-4 ममालिक जो ये हैं ना, यहाँ वाले, ये एक तो ये बाहामास आपको याद रहना चाहिए, हैटी याद रहना चाहिए, क्यूबा और जमैका, क्योंकि ये जो 4 ममालिक हैं ना, अक्सर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुब्बा सा आदमी था, उसने एक हट्टी से अपनी सारी बेटियों की शादी कर दी, तो बड़ा ग्रेट आदमी था। और जम के उसने खर्चा किया शादी के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो है, ठीक है ना, वो भला मानस भी था, ये भी आप कह सकते हैं। ऊपर फिर ये आपको यूएस से नज़र ही आ रहा है, ठीक है। आप कौन सा पार्ट देखना है हमने? लेसर एंटाइल्स। नेक्स्ट में आ जाए जी, लेसर एंटाइल्स देख लेते हैं। आपको बहुत सारे कंट्रीज़ नज़र आ रहे होंगे।
लेकिन ये सारे नहीं देखने, क्योंकि हमारे पास जो लेसर एंटाइल्स है ना उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास लेसर एंटाइल्स में टोटल 8 ममालिक आते हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये सारे के सारे आइलैंड जो हैं ज़्यादातर किसी न किसी मुल्क के अंडर हैं। जैसे ये जो एंग्युला एक आइलैंड है, एंग्युला आइलैंड, ये यूके के कब्ज़े में है एंग्युला आइलैंड, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो आपके पास जो है वर्जिन आइलैंड्स है ना, ये 2 ममालिक शेयर करते हैं इसको, वर्जिन आइलैंड। अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में। एक तो ऊपर पड़ा हुआ है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ऑफ कोर्स वो यूके के कब्ज़े में, और जो नीचे वर्जिन आइलैंड है ये यूएसए के कब्ज़े में। अगर पेपर में कभी आ जाए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड किसके कब्ज़े में, तो वो यूके के कब्ज़े में है, और अगर वर्जिन आइलैंड आ जाए तो वो यूएसए के कब्ज़े में। तो भाई ये जो वर्जिन है ना, वर्जिन, ये यूएसए और यूके दोनों के कब्ज़े में है मिलाकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ना एक और आपके पास आइलैंड पड़ा हुआ है पुएर्टो रिको, ये यूएसए के कब्ज़े में। मैं अभी पहले आपको वो बता रहा हूँ जो कब्ज़े में है, इंडिपेंडेंट नहीं बता रहा आपको। यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखें, ये जनाब, ये क्या पड़ा हुआ है, मोंटसेरेट, ये यूके के कब्ज़े में है। और यहाँ पर ये जनाब पड़ा हुआ है गोडेलोप, ये फ्रांस के कब्ज़े में है, ठीक है। और यहाँ पर ये जनाब पड़ा हुआ है आपके पास मार्टिनिक, ये भी फ्रांस के कब्ज़े में। तो मार्टिनिक और गोडेलोप ये फ्रांस के कब्ज़े में। ये वो आइलैंड्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के अंडर हैं और ये इंडिपेंडेंट नहीं हैं। बाकी जितने भी हैं वो लेसर एंटाइल्स के अंदर इंडिपेंडेंट हैं, और ये सारे के सारे अटलांटिक ओशन, लेसर एंटाइल्स और ग्रेटर एंटाइल्स दोनों ही अटलांटिक ओशन या कैरिबियन सी के अंदर हैं, और कैरिबियन सी अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, ठीक है। ये भी जहन में रखना है यार, खुदारा, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा भाई, अब ये आपको याद करा देते हैं, ये जो आइलैंड्स हैं जो इनके कब्ज़े में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और वर्जिन आइलैंड्स ये यूएसए और यूके के पास है, तो ये तो आपको यार याद ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद पुएर्टो रिको, ठीक है, ये यूएसए के कब्ज़े में। जैसे कोस्टा रिका भी हमने पढ़ा था ना, कोस्टा रिका पढ़ा था ना, सेंट्रल अमेरिका के अंदर कोस्टा रिका, तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर रिका आ गया वो यूएसए के कब्ज़े में ही होगा ना। पुएर्टो रिको, जिसके अंदर रिको आ गया वो यूएसए यानी अमेरिका के कब्ज़े में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है ये पड़ा हुआ है मोंटसेरेट जो है यूके के कब्ज़े में। तो भाई ये जो मोंटसेरेट है ना, इसको वैसे ही याद करो, एक आध जो है वैसे भी याद कर लो ना। उसके बाद जो है एंग्युला जो है यूके के कब्ज़े में। यूके हमारे लिए बड़ा आग का गोला बना रहा, और इसने पाकिस्तान और इंडिया को अपने कब्ज़े में रखा एक बड़े अरसे तक। तो यूके आपके लिए आग का गोला ही था, कोई बर्फ़ का गोला तो था नहीं, हैं। तो एंग्युला जो आइलैंड है वो यूके के कब्ज़े में है। और उसके बाद जो है गोडेलोप यानी जो गंदा सा लॉप है ना, गंदा सा लूप है, वो फ्रांस वाले लोग हैं, गुस्ताख रसूल हैं ये बेगैरत, और ये हुकूमती लेवल पर गुस्ताखियाँ कराते हैं, इसलिए जो है ये गोडेलोप हैं, यानी कि बड़े गंदे से लॉप हैं, ये गंदे से लूप हैं ये, ठीक है। उसके बाद जनाब ये जो क्या है मार्टिनिक यानी इनको जो है मार्टिनिक, अब वहाँ पर एक जो गुस्ताख रसूल था ना, उसको मार कर उसकी नेक तक उड़ा दी थी एक आशिक रसूल ने। तो मार्टिनिक यानी मारनिक। अब मार का लफ्ज़ आ गया ना, मार सालों को पढ़नी है फ्रांस वालों को। तो मार्टिनिक जो है मार्टिनिक, अब मार भी आ गया और नेक भी आ गया, तो मार और नेक जिसमें आ गया ना, मार और नेक, तो ये वाला आइलैंड किसके कब्ज़े में है, मार्टिनिक फ्रांस के ये मैं आपको डीप चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, वैसे ये बहुत कम पूछी जाती हैं, ज़्यादातर ये वर्जिन आइलैंड्स पूछे जाते हैं, और उसके बाद जनाब ये जो एंग्युला है ये वाला पूछा जाता है, बस ये 2 पूछे जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर आपने याद रखने, गोडेलोप फ्रांस के कब्ज़े में और मार्टिनिक किसके कब्ज़े में, फ्रांस के कब्ज़े में है। तो ये तो आपके पास आ गए क्या, आइलैंड्स। अब वो बता देते हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं लेसर एंटाइल्स के अंदर। अब इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ कौन कौन से हैं वो देख लो यार, जो कि जिनके साथ कोई मुल्क नहीं लिखा उन्होंने वो इंडिपेंडेंट है। देखो नंबर 1 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये सेंट किट्स एंड नेविस। तो ये एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट कंट्री है आपका, ठीक है, ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास ये एंटीगा एंड बारबुडा, ठीक है, ये हो गया दूसरा आपका इंडिपेंडेंट यहाँ पर कंट्री। और तीसरा ये डोमिनिका ये इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया। चौथा जनाब सेंट लूसिया हो गया इंडिपेंडेंट कंट्री। 5वां सेंट विंसेंट एंड दी ग्रीनेडाइंस, ये हो गया। और उसके बाद बारबाडोस हो गया इंडिपेंडेंट कंट्री इसके अंदर, और नीचे ये आपके पास ग्रेनेडा हो गया इंडिपेंडेंट कंट्री। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, एक कौन सा मिस हो रहा है, टोटल इसके अंदर 8 है। हाँ ये पड़ा हुआ है ऊपर, ये बारबुडा, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास कितने हो गए, 8 कंट्रीज़ हो गए जो इसके अंदर हैं, और ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं,
ठीक है। इन्हीं के अंदर जो है नॉर्थ अमेरिका का स्मॉलेस्ट कंट्री भी मौजूद है, वो आप बताएंगे डिस्कशन फोरम पर। अच्छा, इन सब को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि ये जनाब लेसर एंटाइल्स में कौन कौन से ममालिक हैं। वैसे अगर करना चाहो तो इतना मुश्किल भी नहीं है। एक तो ये जनाब सेंट वाले हैं, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूशिया, सेंट विंसेंट। तो जिन में भी सेंट का लफ्ज़ आ जाए ना, सेंट, यार सेंट तो बड़ी छोटी सी डब्बी में होता है, ये कोई पहाड़ जितना होता है सेंट, आप खुद बताओ। तो जो सेंट है बेचारा वो तो छोटी सी डब्बी में होता है, तो ये क्या है, लेसर एंटाइल्स में है। लेस का मतलब होता है ना थोड़ा सा, तो सेंट तो छोटी सी डब्बी में होता है। जिन ममालिक के दरमियान, जिन ममालिक के अंदर भी सेंट का वर्ड आ रहा होगा वो लेसर एंटाइल्स नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है भाई। और उसके बाद जो डोमिनी है, डोमिनिका, ये भी किसका हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका का। और बारबाडोस बाबर से याद कर लो बेशक, तो बाबर भी कहाँ पर आ गया, लेसर एंटाइल्स में आ गया। और यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर इसके अंदर भी ये जो है ग्रेनेडाइंस आया हुआ है, ये नीचे भी ग्रेनेडा है, तो ये दोनों भी इसी के अंदर आ गए। तो उम्मीद है कि ये काफ़ी हद तक बहरहाल आपको याद हो गए होंगे। सेंट वाले एटलीस्ट याद हो गए होंगे, बारबाडोस भी आपको याद हो गया होगा, हैं लेसर एंटाइल्स में आएगा ना बारबाडोस। तो अब तो यार कोई औकात नहीं रही बाबर की, अब तो मर खप गया बेचारा। तो अब तो उसकी क्या औकात है, इंसान की औकात तो उसी की जो ज़िंदा है, निशाने के लिए वैसे कह रहा हूँ। तो बारबाडोस किस में है, लेसर एंटाइल्स में है। तो ये जनाब सारे के सारे ममालिक थे नॉर्थ अमेरिका के। ये इसका पॉलिटिकल मैप था। थोड़ा सा मैं थका हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बहरहाल ये करा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक ये बहरहाल याद हो गए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार दोबारा बताऊँ या नहीं है ज़रूरत, मेरे ख्याल से यार याद हो गया होगा। लेक्चर को दोबारा से सुन लेना, उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। मैं बस एक बात आपको बता देता हूँ कि जनाब ये सबसे पहले मेजर 3 कंट्रीज़ हैं, कनाडा, यूएस और अमेरिका। फिर ये सेंट्रल अमेरिका आपने देख रहा है, पहले नंबर पर ये 3 कंट्रीज़ देखने हैं। दूसरे नंबर पर सेंट्रल अमेरिका देखना है। तीसरे नंबर पर आपने दूसरे नंबर पर यही आपने सेंट्रल अमेरिका, ये ओपन करके मैंने दिखा दिया। और तीसरे नंबर पर आपने फिर ग्रेटर एंटाइल्स को देखना है। किन को देखना है, ग्रेटर एंटाइल्स को। और चौथे नंबर पर लेसर एंटाइल्स को देखना है। अब इसके अंदर जो मोटे मोटे से सवालात हैं ना, वो यही हैं कि ग्रेटर एंटाइल्स किस कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका में। और स्मॉलर एंटाइल्स किस मुल्क में है, नॉर्थ अमेरिका में। क्यूबा किस मुल्क कह रहा हूँ, सॉरी, कॉन्टिनेंट में है। क्यूबा किस कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। सेंट वाले जो ममालिक हैं वो किस कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका के दाएं और बाएं तरफ यानी ईस्ट और वेस्ट में कौन से ओशन हैं, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। कैरिबियन सी किस ओशन का हिस्सा है, अटलांटिक ओशन। तो यार इस तरीके से आप इनको एक बार प्लीज़ देख लेना, मुझे उम्मीद है बहरहाल ये आप याद कर लोगे इंशाल्लाह। मोटे मोटे से अल्फाज हैं, ठीक है। और इनकी PDF भी आपको इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। अच्छा भाई, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, और जनाब जो माउंटेन रेंजेस हैं, उसके बाद जनाब जो इम्पोर्टेंट 1-2 डैम वगैरह हैं वो भी आपको बताएंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। अच्छा, आज मैंने कुछ इस तरीके से किया है कि यहाँ वीडियो लेक्चर में मैं बहुत लंबा लेक्चर नहीं देने वाला, सिंपल आपको मैप के ज़रिए समझाऊँगा। और जो इसकी जो मतलब आगे जो है ना इसका सल्यूशन, वो PDF में आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको नोट्स भी साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा उसमें खपना पड़ जाता है, लेकिन बहरहाल आपके लिए तो आसानी पैदा करनी है ना जी। वहाँ पर कुछ 15-1 MCQs भी होंगे इंपॉर्टेंट, जो शुरू में होंगे। जैसे जनाब पूछा जाएगा कि आपसे कि अमेरिका का नाम किस बंदे के नाम पर पड़ा, और वो कौन था जी, अमेरिगो वेस्पुकी बंदा था। और उसके अलावा इसको किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, कोलंबस ने 1492 में डिस्कवर किया था। ये सारे आपको मिल जाएंगे लिखे हुए। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सा एस्थमस जो है वो कनेक्ट करता है, पैनामा, एस्थमस ऑफ पैनामा इसको कनेक्ट करता है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है, बेयरिंग स्ट्रेट। ये मैंने पहले 2-3 लेक्चर्स में आपको समझाया था अच्छे तरीके से। उसके बाद जो ग्रीनलैंड है उसके ज़रिए यूरोप से इसे सेपरेट करता है। ग्रीनलैंड जो है यूरोप को सेपरेट करता है इससे, आपके नॉर्थ अमेरिका से। और डेनमार्क के कब्ज़े में है, डेनमार्क के अंडर आता है ग्रीनलैंड। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, पिछले लेक्चर में मतलब बताया था। उसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का वो दिनाली पीक है, जिसे माउंट मैकिनले भी कहते हैं, और ये अलास्का स्टेट के अंदर मौजूद है। उसके बाद लोएस्ट पॉइंट जो इसका वो डेथ वैली है, और ये कैलिफोर्निया में मौजूद है, और -86 मीटर है बिलो द सी लेवल। उसके बाद एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है, बड़ा मशहूर है ये येलोस्टोन नेशनल पार्क, और जनाब ये गीज़र्स के लिए बड़ा मशहूर है, ठीक है।
गीज़र से मुराद ये है कि ज़मीन से जो है गर्म पानी जो निकलता है या उसका भाप जो गर्म निकलता है उसको गीज़र कहते हैं। तो ये भी बड़ा पेपर्स में सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा कनाडा का एक बे ऑफ फंडी है, वो कनाडा के अंदर है, वो भी उसके मुतालिक पूछा जाता है। बे ऑफ फंडी कहाँ है? वो कनाडा में है। मिसिसिपी रिवर कहाँ पर है? ये भी नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा है और लॉन्गेस्ट रिवर है। ये यहाँ पर नक्शों में भी मैं सारे बता दूंगा, लेकिन ये बहरहाल आपको MCQs की शक्ल में मिल जाएंगे, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। फ़िलहाल मैं सबसे पहले जो पार्ट आपको पढ़ाने लगा हुआ है ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका की जो मशहूर लेक्स हैं ना, इन लेक्स के मुतालिक तो बहुत बार पेपर्स में पूछा जाता है और आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितनी बार पूछा गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेट लेक्स हैं वो टोटल तादाद में कितनी हो रही है, ग्रेट लेक्स कहाँ पर मौजूद है। तो भाई ग्रेट लेक्स जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद है, जो कॉन्टिनेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। और इन ग्रेट लेक्स की तादाद टोटल कितनी है? 5 है। ठीक है, कितनी तादाद इन ग्रेट लेक्स की? 5 तादाद है। और इसके अंदर जो ग्रेट लेक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर जो आपके पास बड़ी लेक है, आपको क्लियर यहाँ पर नज़र, इनकी तरतीब खैर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक आपके पास ये लेक सुपीरियर है, ठीक है, दूसरी आपके पास लेक मिशिगन है, ठीक है, और तीसरी लेक ह्यूरॉन है आपके पास, चौथी आपके पास लेक एरी है, और 5वें नंबर पर लेक ओंटारियो है। तो ये 5 लेक्स हैं टोटल, ठीक है। और इन 5 लेक्स को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स। ये याद रखिएगा, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये 5 लेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अब अगर पेपर में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनाब ये जो ग्रेट लेक्स हैं, फ़र्ज़ करें वो लेक सुपीरियर के बारे में। अच्छा, लेक सुपीरियर के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। लेक सुपीरियर ये नॉर्थ अमेरिका की तो सबसे बड़ी है ही, आपको नज़र आ रहा होगा, देखें कितनी बड़ी है। ये सारी लेक्स में बड़ी लेक है नॉर्थ अमेरिका की, लेकिन इसके अलावा ये वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी लेक है, वर्ल्ड की। लेकिन मैं ये बता दूं कि इसकी 2 पॉइंट्स में ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है, फ्रेश वाटर के हिसाब से। और किस हिसाब से जी? फ्रेश वाटर के हिसाब से और सरफेस एरिया के हिसाब से। किस हिसाब से? फ्रेश वाटर के हिसाब से और सरफेस एरिया के हिसाब से जो ये है लेक सुपीरियर। सुपीरियर में देखो SR और फ्रेश में भी यार ऐसा आता ही है। तो सुपीरियर वैसे बहरहाल वैसे ही याद रखो, सुपीरियर है ना तो सबसे बड़ी है दुनिया की फ्रेश वाटर के हिसाब से। इसमें जो है बड़ा ताज़ा पानी होता है, ठीक है। तो अब ये आप ये देखें कि ये किन 2 ममालिक में आती है। अब आप ये देखें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो पीला पीला सा नज़र आ रहा है, ये कनाडा है आपके पास। और ये जो नीचे ये जो कलर है ये क्या है? आपका USA है। तो आप अगर ज़रा गौर करें ना, ये जो लाइन सी लगी हुई है ना, ये लाइन, ये बाउंड्री है कनाडा और USA के दरमियान। ये जो लाइन लगी हुई है ये USA और कनाडा के दरमियान बाउंड्री है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंड बॉर्डर है ना, वो कनाडा और USA के दरमियान ही है। आपको अब देखिए कितनी बड़ी लाइन नज़र आ रही है। तो अब देखें, अगर आप गौर करें इसके ऊपर आप लेक सुपीरियर के ऊपर गौर करें तो ये देखें कटी हुई है कनाडा और USA के दरमियान। तो कभी पेपर में सवाल आ जाए कि जनाब जो लेक सुपीरियर है ये किस कॉन्टिनेंट में मौजूद है, तो ऑफ कोर्स नॉर्थ अमेरिका में है। इनको याद कर लो अच्छे तरीके से। अब आप कहेंगे सर इनको याद करने की कोई ट्रिक बता दें, भाई ये 5 लेक्स आपको भूल सकती हैं, ठीक है। तो यार इनको आप सुपीरियर होम से याद कर लो। सुपीरियर तो याद रह जाएगा नहीं, ये सुपीरियर, और बाकी होम कह दो। होम यानी सुपीरियर होम, ये फ़र्ज़ करो मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है। सुपीरियर तो याद रह ही जाएगा ना, ये मैंने होम लिख दिया। H से क्या हो जाएगा? लेक ह्यूरन। O से हो जाएगा लेक ओंटारियो, और M से हो जाएगा लेक मिशिगन, और E से हो जाएगा लेक एरी। तो सुपीरियर होम, सुपीरियर होम, सुपीरियर होम, सुपीरियर से तो सुपीरियर हो गया, और होम से बाकी 4 लेक्स बन गई। और ये 5 लेक्स पता नहीं कितनी बार पूछी गई हैं पेपर में, पता नहीं कितनी बार, वो बार बार पूछता है कि जनाब लेक ह्यूरन किस कॉन्टिनेंट में है, लेक सुपीरियर किस कॉन्टिनेंट में है, लेक ओंटारियो किस कॉन्टिनेंट में है, लेक एरी, लेक मिशिगन। और मज़े की बात, सारी की सारी नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये किस मुल्क के अंदर मौजूद है। तो भाई लेक सुपीरियर को पहले देखें, 2 हिस्सों में बटी हुई है, मतलब ये कनाडा में भी है और ये USA में भी है, दोनों ममालिक में बटी हुई है। थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा USA के अंदर है। तो पेपर में अगर वो USA और कनाडा दोनों देगा तो बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन ज़रूर देगा, ठीक है। और अगर वो बाकी 3 ऑप्शंस कोई और ममालिक देता है और कनाडा और USA में से कोई एक दे देता है तो वही ठीक होगा। उसके बाद दूसरी लेक देखें लेक ह्यूरन के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये भी देखें 2 हिस्सों में बटी हुई है बीच में से, तो ये भी कनाडा और USA दोनों में मौजूद है। तीसरी लेक देखें आप लेक एरी, तो ये भी 2 हिस्सों में बटी हुई है, यानी कनाडा और USA दोनों में मौजूद है। लेक ओंटारियो को देखें तो ये भी 2 हिस्सों में बटी हुई है, ये भी कनाडा और USA दोनों में है। वाहिद लेक है लेक मिशिगन, ये पूरी की पूरी कहाँ पर मौजूद है? USA में मौजूद है।
कहाँ पर मौजूद है जनाब? यूएसए में। वहाँ पर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी वाहिद लेक है ग्रेट लेक्स के दरमियान जो पूरी की पूरी कहाँ पर मौजूद है? यूएसए में। वो कौन सी है जी? लेक मिशिगन। ठीक है भाई, लेक मिशिगन। तो भाई जो मिशी से याद कर लो, कोई लड़की है और वो अमेरिका के अंदर रहती है, उसे कनाडा पसंद ही नहीं है, हैं भाई। तो लेक मिशिगन जो है वो कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है पूरी की पूरी। अब एक और बात मैं इम्पोर्टेंट आपको बता दूं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, इन लेक्स के अंदर ना एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि ये जो है आपको पता है कि यहाँ ये जो सारा का सारा रकबा पड़ा हुआ है ना, ये अटलांटिक ओशन, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि यहाँ दाएं तरफ अटलांटिक ओशन है और ये बाएं तरफ कौन सा है आपका? पैसिफिक ओशन। ये तो कल ही मैंने बता दिया था ना, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन के साथ यहाँ पर एक रिवर पड़ा हुआ है, उस रिवर को कहा जाता है सेंट लॉरेंस रिवर। क्या कहा जाता है? सेंट लॉरेंस रिवर। तो पेपर में कभी कभार, बहुत मुश्किल बहरहाल ये सवाल है कि जो 5 लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स, उनको अटलांटिक ओशन से कौन सा रिवर मिलाता है? उस रिवर का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर। तो यार देखो ना, लॉरेंस जो है ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसे बड़ा मशहूर एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो लॉरेंस जो है एक मर्द का नाम है और लेक जो झील है इनको फीमेल समझ लो यार। ये 5 की 5 जो फीमेल्स है ना, उनके पास एक ही जो है करीब उनके एक ही बस मेल है। सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि लॉरेंस एक बंदे का नाम है और उसके करीब जो है ना 5 लेक्स यानी कि 5 फीमेल समझ लो, उसकी क्लास फेलो समझ लो, और उनका एक ही मर्द फेलो है, ठीक है। ये वो कौन सा है जी? यहाँ पर सेंट लॉरेंस रिवर है, अकेला रिवर है जो इनको कनेक्ट कर रहा है किससे? लांती ओशन से, ठीक है। यानी ये जो है ना सेंट लॉरेंस जो रिवर है ना, ये रिवर कोई शरीफ रिवर नहीं है उनको लांती ओशन के साथ कनेक्ट कर रहा है, उन 5 की 5 फीमेल झीलों को। वैसे ही यार याद कर लो, निशानी लगाने की ज़रूरत भी क्या है, हैं? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन और लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो, इन सब को अटलांटिक ओशन से कौन सा रिवर कनेक्ट करता है जनाब? कौन सा रिवर कनेक्ट करता है? सेंट लॉरेंस रिवर। सॉरी ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। मैं सफ़र की वजह से काफ़ी ज़्यादा थकावट का शिकार हूँ, इस वजह से ज़रा लेक्चर ढीला ढाला भी महसूस हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने की, ठीक है। तो ये 5 लेक्स आपकी हो गई, ये भी आपको पता चल गया कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो इसको यार समझें और कोशिश करें कि इनको साथ साथ याद भी करते जाएं। आप लोग जो काम पीछे छोड़ देते हैं ना, ये काम आपको नुकसान देगा। अच्छा, उसके बाद कुछ और लेक्स भी हैं, ठीक है। वो लेक्स यहाँ पर तो नहीं हैं, लेकिन मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी लेक्स हैं, और वो सारी की सारी कनाडा के अंदर मौजूद हैं। वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नंबर 1 है ग्रेट बियर लेक, कनाडा की बड़ी मशहूर लेक है, ठीक है। वैसे बियर जो है रीच को भी कहते हैं तो ग्रेट बियर लेक जो है कहाँ पर है? वो कनाडा के अंदर है। इसके अलावा ग्रेट स्लेव लेक, बियर रीच वाली जो लेक है वो भी कनाडा के अंदर है, और स्लेव यानी ग़ुलामों वाली लेक भी कहाँ पर है? कनाडा के अंदर है। बियर को ग़ुलाम बना के रखा हुआ है भाई कनाडा वालों ने। बियर रीच है ना, उसको पिंजरे में बंद कर रखा है, स्लेव बना रखा है बियर को। यानी जो रीच है ना बियर, अक्सर चिड़ियाघर में कैद नहीं कर देते यार, स्लेव बनाकर, ग़ुलाम बनाकर। तो जो ग्रेट बियर लेक है उसको ग्रेट स्लेव बना रखा है, ग़ुलाम बना रखा है कनाडा वालों ने। तो ये 2 लेक्स हो गए। उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है, लेक रेन डियर। तो भाई लेक रेन डियर, डियर में जो है लफ्ज़, रेन डियर में जो लफ्ज़ है वो डियर, डियर कहते हैं हिरन को। डियर किसको कहते हैं? हिरन को कहते हैं ना। तो ग्रेट बियर, बियर जो है आपका रीच है, और रेन डियर अगर मैं कहूँ रेन डियर, डियर किसको कहते हैं? हिरन को। तो हिरन भी जनाब कनाडा के कब्ज़े में है, ग्रेट बियर रीच भी कनाडा के कब्ज़े में, और वो उनके कब्ज़े में क्या बने हुए हैं? ग्रेट स्लेव बने हुए हैं। उसके बाद जनाब एक विनीपेग, क्या है? एक विनीपेग, पैग या विनीपेज कह दो, पेज से पिजन बनता है ना, विनीपेज। तो विनीपेज या विनीपेग ये भी कनाडा के अंदर एक लेक है। और उसके बाद जनाब एक है एथाभाषा, एथाबेस्का। तो एथाबेस्का जो लेक है वो भी कनाडा के अंदर है। ये 5 लेक्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी कनाडा के अंदर मौजूद हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। इनमें से अक्सर पूछी जाती हैं, ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है, और रेंडर लेक कहाँ पर है, और ग्रेट बियर लेक। तो ये तो याद कर लो कम अज़ कम ये तो कम अज़ कम यार याद कर सकते हो ना। जो ग्रेट बियर जो अपना रीच था, और जनाब जो रेनडियर यानी कि जो
हिरन था और जनाब ये इनको क्या बना रखा था, उन्होंने ग्रेट स्लेव बना रखा था, यानी कि ग़ुलाम बना रखा था कनाडा वालों ने। ये यहाँ पर मैंने आज स्लाइड शामिल नहीं की वैसे ही बता दिया, नोट्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अमेरिका की एक बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अमेरिका की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी, और उसे कहा जाता है क्रैटर लेक। कौन सी है? क्रैटर लेक है। यूएसए की जो सबसे डीपेस्ट लेक है उसे क्या कहा जाता है? क्रैटर लेक, क्रैटर, ठीक है, क्रैटर लेक। तो ये भी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं यूएसए के सॉरी यूएसए कह रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है आपका नाइग्रा वाटरफॉल, और ये बड़ा मशहूर वाटरफॉल है। और जनाब ये जो नाइग्रा वाटरफॉल है ना, ये आपका नाइग्रा रिवर के ऊपर मौजूद है। नाइग्रा रिवर भी है, और ये जो नाइग्रा रिवर है ये यूएसए और कनाडा के दरमियान में मौजूद है। यूएसए और कनाडा के दरमियान में मौजूद है, और नाइग्रा फॉल्स भी इसी के दरमियान में मौजूद है। अक्सर पेपर्स में कई बार आया है कि नाइग्रा फॉल कहाँ मौजूद है। तो भाई आपको मैंने नक्शा पढ़ाया था, ऊपर यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर आपका यूएसए है, नीचे आपका मैक्सिको आ जाता है। तो ये कनाडा और ये यूएसए के दरमियान में बह रहा है कौन सा रिवर? नाइग्रा रिवर। और उसी के ऊपर बह रही है आपकी नाइग्रा फॉल, आबशार गिर रही है उसी रिवर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दो चार और आपकी जो है फॉल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, नाइग्रा फॉल की एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, ये देखें यहाँ पर कहाँ, हाँ जी, ये जो वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये देखें, ये लेक ओंटारियो है ना, और ये लेक एरी है। लेक एरी और लेक ओंटारियो के दरमियान में ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर नाइग्रा फॉल है। मतलब कहने का क्या है कि जो नाइग्रा फॉल है वो लेक ओंटारियो को लेक एरी से भी कनेक्ट करती है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि कोई कभी आ भी जाए पेपर में कि नाइग्रा फॉल किन दो लेक्स के दरमियान है। वैसे तो नाइग्रा रिवर में है, ये नाइग्रा रिवर के ऊपर है लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी दो लेक्स के दरमियान में है, तो लेक ओंटारियो और लेक एरी के दरमियान है। ये बहरहाल एक टफ क्वेश्चन है जो पूछा नहीं जाने वाला, वैसे ही मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। नोट्स में भी आपको लिख कर दे दिया जाएगा, याद कर लो तुम्हारी मर्ज़ी, ना याद करो तो भाई तुम्हारी मर्ज़ी है। उसके बाद जनाब कुछ और इम्पोर्टेंट मैं वाटरफॉल्स बता देता हूँ। आज मैंने सबकी स्लाइड नहीं बताई, ज़बानी बता रहा हूँ, ये नोट्स में बहरहाल आपको दे देंगे। उसके बाद जनाब एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है फॉल है, उसका नाम है जनाब ओलो एपना फॉल्स। ओलो एपना फॉल्स ये जो एक हवाई आइलैंड्स हैं यूएसए के कंट्रोल में। हवाई आइलैंड्स, कौन से आइलैंड्स? हवाई आइलैंड्स, और उनके अंदर मौजूद है ओलो ओपेना फॉल्स। उसके बाद एक योसीमाइट फॉल्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट है योसीमाइट फॉल्स, ये यूएसए के अंदर मौजूद है। योसीमाइट फॉल्स कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। और एक है येलोस्टोन फॉल्स, और येलोस्टोन पार्क भी आपको पता है यूएसए के अंदर है, तो येलोस्टोन फॉल्स भी कहाँ है? यूएसए के अंदर। आज मैं कोई निशानियाँ नहीं बता रहा, मैं आज जो है लेक्चर बड़ा नॉर्मल सा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ढीलेपन का शिकार हैं, और आप लोग जनाब ढील दिखा रहे हैं, आप लेक्चर्स को सुन नहीं रहे, टेस्टों में परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रहे कुछ लोग। तो फिर ये समझ लो चाहे सज़ा है या कुछ भी, अब बग़ैर निशानियों के याद करो खुद, ठीक है ना। कोई निशानी मैं नहीं बता रहा। आज का लेक्चर सीधा साधा लेक्चर है, जिस तरह आम लेक्चर लोग देते हैं। तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह आप याद करोगे। अब मुश्किल पता चलेगा कि वाकई जो है ना, उस्ताद जब मेहनत करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। आज के लेक्चर को ना फिर समझ आएगा कि हाँ यार, आज ज़रा इतना निशानियाँ भी नहीं बताई तो मुश्किल हो गया हमारे लिए। हो सकता है किसी के लिए खैर आसान हो। तो योसेमाइट जो फॉल्स है वो यूएसए के अंदर है। येलोस्टोन फॉल्स भी कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो आपका मिसिसिपी रिवर है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा मिसिसिपी रिवर। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि जो ग्रीन पार्ट है ना, ये वाला जो ग्रीन पार्ट है ये यूएसए है, ये नीचे मैक्सिको है, ये ऊपर वाला जो है आपका कनाडा है, ये ऊपर वाला ये क्या है आपका कनाडा। और ये जो फिर ऊपर यहाँ पर ये ग्रीन कलर पड़ा हुआ, ये भी आपका क्या है? यूएसए का पार्ट है। और ये क्या है आपका? अलास्का है। ऊपर वाला क्या है आपका? अलास्का है। तो ये ख्याल रखना है, ग्रीन पार्ट किसका है आपका? यूएसए का, ऊपर वाला हिस्सा कनाडा का, और नीचे वाला हिस्सा मैक्सिको का। अब हम देखेंगे इनके अंदर कौन कौन सी आपके पास लेक्स मौजूद हैं। तो लेक्स एक एक करके देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले रिवर्स हम देख रहे हैं। सबसे जो लंबा रिवर है ना नॉर्थ अमेरिका का, वो यही है मिसिसिपी रिवर। ये सबसे लंबा रिवर है मिसिसिपी रिवर, और नॉर्थ अमेरिका के कंप्लीटली यूएसए के अंदर मौजूद है। आपको क्लियर नज़र आ रहा है।
पेपर्स में बहुत बार आया है कि मिसिसिपी रिवर है जो वो किस कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका में है, और ये किस मुल्क में है, यूएसए के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद है। और इसकी दो ब्रांचेज़ हैं, ये जनाब आपके पास मिसोर रिवर है और ओहियो रिवर है, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास इनकी निशानियाँ मौजूद हैं लेकिन मैं नहीं बता रहा आज, ठीक है। ट्रिक्स भी मौजूद है लेकिन नहीं बता रहा भाई, खुद करो आज बगैर ट्रिक्स के। तो मिसिसिपी रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है यूएसए का, और इसकी दो ब्रांचेज़ हैं, ओहियो रिवर और मिसौरी रिवर, ठीक है। तो ज़्यादा आपने बहरहाल मिसिसिपी रिवर के ऊपर ही गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपके पास सेंट लॉरेंस रिवर मौजूद है। कौन सा रिवर है जी? सेंट लॉरेंस रिवर। तो सेंट लॉरेंस रिवर जो है इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा तो कनाडा के अंदर है, थोड़ा सा इसका हिस्सा यूएसए के अंदर भी मौजूद है, मतलब ये दोनों ममालिक के अंदर शामिल है। उसके बाद अगर हम देखें आपके पास ये ऊपर पड़ा हुआ है यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर के ऊपर गौर करें तो ये अलास्का के अंदर मौजूद है, यानी यूएसए के अंदर, और इसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आप देखें तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपका कनाडा के अंदर भी आ जाता है। और उसके बाद जनाब यहाँ पर देखें ये फ्रेसर रिवर। फ्रेसर रिवर ये कहाँ पर बह रहा है, आपका सारा का सारा कनाडा के अंदर बह रहा है। और कोलंबिया रिवर आपका जो है ज़्यादा कनाडा के अंदर है, थोड़ा सा यूएसए के अंदर है। मैकेंजी रिवर सारा का सारा कनाडा के अंदर है, ठीक है। चर्चिल रिवर भी सारा का सारा कनाडा के अंदर है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर इसमें कौन कौन से, तो काफ़ी सारे हो गए ना जो बहुत बार पेपर्स में पूछे गए। और आप ये देखें ये कोलोराडो रिवर जो है ना, ये जो है यूएसए में है ज़्यादा, और थोड़ा सा ये कहाँ पर है, थोड़ा सा मैक्सिको के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। बस यही है, बाकियों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन से हैं वो जनाब आपको बता देते हैं, तो सुन लो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर मैकेंजी रिवर है जो कनाडा के अंदर है, चर्चिल रिवर है जो कनाडा के अंदर है, फ्रेजर रिवर है जो कनाडा के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये मिसिसिपी रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा यूएसए के अंदर है। सेंट लॉरेंस जो है शेयर हो रहा है यूएसए और कनाडा के दरमियान। और कोलोराडो रिवर, तो कोलोराडो रिवर कई बार पूछा गया पेपर्स में कहाँ है, ज़्यादा हिस्सा इसका यूएसए के अंदर है, थोड़ा सा मैक्सिको के अंदर। और इसी कोलोराडो रिवर के ऊपर आपका जो है एक डैम भी बना हुआ है, बड़ा मशहूर डैम, उसे कहा जाता है होवर डैम। क्या कहा जाता है उसको? होवर डैम। और ये कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है कि होवर डैम कहाँ पर है। होवर डैम यूएसए के अंदर है, कोलोराडो रिवर के ऊपर। तो ये कुछ रिवर्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके ऊपर यार आपने ध्यान देना है। और ये जो मैकेंजी रिवर है ये कनाडा का सबसे बड़ा रिवर है। कभी पेपर में पूछ लिया जाए जी कनाडा का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो वो कौन सा है? मैकेंजी रिवर है। उसके बाद हमने कुछ माउंटेन सिस्टम्स देखने। माउंटेन सिस्टम देखें भाई, माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें तो देखें ये दाएं तरफ आपको पता है ईस्ट कहलाता है, और ये इस तरफ आपका वेस्ट कहलाता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो ज़्यादातर जो माउंटेन्स है ना नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो वेस्टर्न पार्ट की तरफ हैं। किस पार्ट की तरफ है? वेस्टर्न पार्ट की तरफ मौजूद है। किस पार्ट की तरफ? वेस्टर्न पार्ट की तरफ। लेकिन इन माउंटेन्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ गल्फ्स के बारे में बता देता हूँ। आपको पता है कि जब कोई समंदर के आगे, ओशन के आगे जब सी किसी लैंड मास से जाकर मिलता है तो वहाँ पर वो जो कटाव सा कर देता है उसको गल्फ़ कहते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि ये अलास्का मौजूद है, और अलास्का के साथ साथ जो ये आपका जो हिस्सा है इसका बेरिंग सी का, ये बेरिंग सी है ना, यहाँ पर बेरिंग सी का ये जो हिस्सा है ये क्या बनाता है? गल्फ़ ऑफ अलास्का बनाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कटाव है इसको कहा जाता है गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, क्योंकि यहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट है यूएसए की। और ये जो है आपका कैरिबियन सी की वजह से बनता है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको के साथ मौजूद है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ़ है, इससे बड़ा कोई भी गल्फ़ नहीं है। और ऊपर यहाँ पर आपके पास बे ऑफ हुडसन है जो कनाडा के साथ मौजूद है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ये लेब्राडोर सी है आपका इस तरफ, ठीक है। और ये ऊपर आपका आर्कटिक ओशन आ जाता है, और यहाँ पर ये आर्कटिक ओशन का हिस्सा है कौन सा? बेफोर्ट सी। बेफोर्ट सी किसका हिस्सा है? आर्कटिक ओशन का। ये बगैर निशानियों के आप याद करो, पता चलेगा तुम्हें आज, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं भाई? गल्फ़ ऑफ मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ़ है, कैरिबियन सी अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद है। और उसके बाद गल्फ़ ऑफ अलास्का जो है ये ज़ाहिर सी बात है अलास्का के करीब है। और ये गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया के करीब है। बस इस तरीके से याद कर लो, ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, उसके बाद जो है आपने माउंटेन रेंजेस देखनी है। तो माउंटेन रेंजेस के ऊपर जब हम ध्यान दें
ध्यान दे तो काफ़ी ज़्यादा रेंचेस हैं इसके अंदर। देखें ये ऊपर पड़ा हुआ है आपके पास ब्रूक्स रेंज पड़ा हुआ है, यहाँ अलास्का के अंदर अलास्का रेंज, ये दोनों ही तकरीबन अलास्का में आ जाते हैं, अलास्का रेंज और ब्रूक्स रेंज। अब इनके अंदर चोटियाँ कौन सी हैं वो बताता हूँ। यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स आ जाती हैं, ये भी रेंज है, जैसे हमारी हिमालय और कराकोरम रेंज है ना, पहाड़ों का सिलसिला, तो ये पहाड़ों का सिलसिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोस्ट रेंज है पहाड़ों की, और ये बीच में कैस्केड्स रेंज पड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पड़ी हुई हैं एपेल्चियंस माउंटेन्स, जिनका कुछ हिस्सा कनाडा में और कुछ अमेरिका के अंदर मौजूद है। और अगर आप रॉकी माउंटेन्स की बात देखें तो ये आपकी अमेरिका और नीचे कुछ मैक्सिको तक चली जाती हैं। और अगर इस सारे माउंटेन्स के सिस्टम को देखें, पूरे सिस्टम को, तो ये ऊपर अलास्का से लेकर और बीच में ये यूएसए वाले हिस्से से होकर नीचे मैक्सिको तक आ जाता है। और ये जो पूरा का पूरा माउंटेन्स का सिस्टम है ना, पेपर्स में पूछा गया है कई बार, इस पूरे माउंटेन्स के सिस्टम को क्या कहते हैं? वेस्टर्न कॉर्डिलेयर्स, ठीक है ना, वेस्टर्न कॉर्डिलेरस या फिर इसको पैसिफिक कॉर्डिलेरस भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरस तो ठीक है, ये वेस्ट की तरफ है इसलिए कहा जा रहा है। और पैसिफिक कॉर्डिलेरस क्यों कहा जा रहा है इनको? क्योंकि ये पैसिफिक ओशन के करीब है, इनको मिलाकर कहा जाता है। और कई बार पेपर्स में पूछा गया है कि जो पैसिफिक कॉर्डिलेरस जो है या फिर जो आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरस है, ये किस कॉन्टिनेंट के अंदर माउंटेन रेंजेस आती हैं? और ये आती हैं कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट पहाड़ है ना यार, वो आप लोग देख लो कि इनके अंदर इम्पोर्टेंट पहाड़ कौन से हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एक तो माउंट मैकिनले ही होगा ऑफ कोर्स, जिसे दिनाली पीक भी कहते हैं, क्योंकि वो जो है इसका नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचा पीक है। तो सबसे पहले ना आपको रॉकी पीक के बारे में बताते हैं, रॉकी माउंटेन्स के बारे में। ये रॉकी माउंटेन्स पड़े हुए ना, ये रॉकी माउंटेन्स। अब रॉकी माउंटेन्स की बात करें तो ये जनाब आपके कनाडा से लेकर, देखो ना कुछ हिस्सा यहाँ कनाडा के अंदर भी आ रहा है, कनाडा से शुरू होकर ये मैक्सिको तक जाते हैं। एक तो ये बात जहन में रखना कि कनाडा से मैक्सिको तक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पहाड़ कौन सा है? वो है जी माउंट एल्बर्ट। कौन सा है जी? रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एल्बर्ट रॉकी, ये रॉकी माउंटेन रेंज का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट माउंटेन रेंज हम देख लेते हैं। तो रॉकी माउंटेन का याद हो गया, माउंट एल्बर्ट इसका हाईएस्ट पहाड़ है, माउंट एल्बर्ट, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा जनाब आपको बता दें। उसके बाद अलास्का रेंज देख लो, ये ऊपर आपकी अलास्का रेंज पड़ी हुई है, ये यहाँ पर अलास्का रेंज। तो अलास्का रेंज का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है माउंट मैकिनले, और ये नॉर्थ अमेरिका का भी सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका पर का भी यहाँ पर सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट मैकिनले, जिसे दिनाली पीक भी कहा जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब यहाँ पर आपके पास पड़ा हुआ है एपाल्चियन माउंटेन सिस्टम, और इसका जो हाईएस्ट पीक है उसे कहा जाता है जनाब माउंट मिचियो, या माउंट मिशियो भी कहा जाता है, माउंट मिशियो, MITCHEU, माउंट मिचियो या माउंट मिशियो, ठीक है जी। तो ये आपके माउंटेन रेंजेस थी, इनके इंपॉर्टेंट पीक्स भी मैंने आपको बता दिए। और ये आपके इंपॉर्टेंट गल्फ से, मैक्सिको के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पर गल्फ ऑफ अलास्का है, अलास्का के करीब, और यहाँ चूँकि कैलिफोर्निया है तो यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। और आपको याद रखना है कि कैरिबियन सी अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, और ये बेफोर्ड सी जो है ये आर्कटिक ओशन का हिस्सा है, और बेरिंग सी किसका है? पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। और यही जो आपका बेरिंग सी है, ये देखो इधर आपको एशिया रशिया नज़र आ रहा होगा, यही बेरिंग सी नॉर्थ अमेरिका को एशिया या रशिया से सेपरेट भी करता है, ठीक है यार। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक, ठीक है जी। तो यार देखो, आज मैंने निशानियाँ नहीं बताई, मैंने वैसे ही पढ़ाया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि बग़ैर निशानियों के आपके ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या आपको निशानियाँ से याद करना ज़्यादा बेहतर लगता है या बग़ैर निशानियों के ही ठीक है? या आप मुझे फिर बता दीजिएगा, फिर आपके हिसाब से चला लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।